दोस्तों इस वीडियो में हम होम लोन के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। होम लोन से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट है ना, वो सारे पॉइंट इस वीडियो में एक एक करके मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक चेक आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमने अपना जो पहला घर खरीदा है अभी, उस घर की जो वैल्यू है वो 1,10,00,000 रुपए। ठीक है जी, ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में होम लोन से रिलेटेड हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि हमें क्या क्या दिक्कतें हुई, मतलब जितने भी पॉइंट है सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हमने जो प्रॉपर्टी परचेज करी थी उसकी वैल्यू थी 1,10,00,000 रुपए, और बैंक से जो हमने लोन लिया वो लोन लिया था 72 लाख रुपए का। ये बेसिकली हमने जो लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से लिया था। मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईसीआईसीआई बैंक से ही लो, मतलब वो आपकी चॉइस है। मतलब मैं यहां कोई पेड वीडियो नहीं कर रहा आईसीआईसीआई बैंक का। हालांकि एक चीज स्टार्टिंग में ही बता दूं, जितने भी प्राइवेट बैंक है, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक नहीं, जितने भी प्राइवेट बैंक है उनसे सस्ते इंटरेस्ट रेट पड़ते हैं सरकारी बैंकों के। तो पहली चीज ट्राई करना कि आप सरकारी बैंक से होम लोन के लिए ट्राई करना, वहां आपको होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सस्ते पड़ेंगे। फिर सवाल आता है कि मैंने फिर आईसीआईसीआई बैंक से क्यों लिया। देखो, मेरी जो सारी की सारी बैंकिंग है ना, जैसे ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल की जो पेमेंट आती है, जो मेरी सारी की सारी बैंकिंग है वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ थी। तो मेरे को हल्का सा सरकारी बैंक के कंपैरेटिवली महंगा जरूर पड़ा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बार बार बैंक जाना, ये करना वो करना, मतलब ओवर द कॉल मेरे को एक RM असाइन था, उसने जो मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे मैंने भेज दिए, और मेरे लिए बहुत सरदर्दी बिल्कुल ना के बराबर थी, इसलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लिया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के लोन लेना चाहते हो, मतलब कोई सरदर्दी नहीं लेना चाहते, आप ये चाहते हो कि चाहे 0.2% मेरे को महंगा लोन पड़ जाए, तो आप प्राइवेट बैंक में किसी को भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, पैसा मुझे बचाना है, तो आंख बंद करके सरकारी बैंक की तरफ चले जाना। अभी मैं पूरा आपको एक्सेल भी दिखाऊंगा कि आज की डेट में, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सा बैंक कितनी ब्याज दर पे हमारे को होम लोन देता है। ठीक है, चलो अब यहां से समझते हैं। जो हमने प्रॉपर्टी परचेज करी वो 1,10,00,000 रुपए की थी, बैंक से लोन लिया 72 लाख रुपए का। ठीक है, ये जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी वो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे परचेज करी थी। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होगी लोन भी उसके नाम पे ही होगा। तो यहां मेरी वाइफ का नाम है नैन्सी लूथरा। ठीक है जी, तो ये आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है, यहां नैन्सी लूथरा जिसके नाम पे लोन सैंक्शन हुआ है। ठीक है जी, अब ये जो 72 लाख रुपए का चेक है, जब भी हम होम लोन लेते हैं, जैसे 1,10,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करी, जिसमें से 72 लाख बैंक पे कर रहा है, बाकी का पैसा मेरे पास था। ठीक बात है, तो बैंक ऐसा नहीं होता कि आपको पैसा देगा। जैसे इस केस में ये मेरी वाइफ का नाम है नैन्सी लूथरा, तो 72 लाख रुपए बैंक नैन्सी लूथरा को नहीं देगा। 72 लाख रुपए बैंक किसको देगा? जिससे हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है, सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। जैसे मेरे केस में जिससे हमने प्रॉपर्टी परचेज की है उसका नाम है ये अनीत पाल सिंह। तो आईसीआईसीआई बैंक से हमने होम लोन लिया, आईसीआईसीआई बैंक से 72 लाख का होम लोन लिया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 72 लाख रुपए का जो चेक है ये काटा। किसके नाम का काटा? अनीत पाल सिंह के नाम का, जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है जी, उसके बाद यहां अनीत पाल सिंह का ये अकाउंट नंबर लिखा हो, ये मैंने ब्लर कर रखा है। बेसिकली यूट्यूब पॉलिसीज है, आप किसी की प्राइवेट डिटेल्स नहीं दिखा सकते। और ये किसका है? इंडियन ओवरसीज बैंक का, यानी अनीत पाल सिंह का अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक का है, ये उसका अकाउंट नंबर है। सीधा जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी, समझ के बात को, जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी आईसीआईसीआई बैंक ये चेक अनीत पाल सिंह के हाथ में दे देगा। ये लो जी आपका 72 लाख का चेक। अनीत पाल सिंह जाकर के बैंक में इस चेक को लगा लेगा और उसके अकाउंट में जो है 72 लाख की पेमेंट आ जाएगी। और मेरे सर पे, यानी मेरा वाइफ के नाम लोन है, तो हमारे सर पे जो है 72 लाख रुपए का लोन, उसकी EMI वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक फंड है। एक चीज और, एक सवाल आता है कि मैंने अपना घर अपनी वाइफ के नाम पे ही क्यों लिया? बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे भी मैंने अपने नाम पे क्यों नहीं लिया। देखो एक चीज समझो, 1,10,00,000 रुपए का घर है जी, ठीक बात है। इसकी रजिस्ट्री कितने की कराई हमने? 1,10,00,000 की ही करवाई। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के नाम पे ये प्रॉपर्टी ली है, तो वो एक वुमेन है, वुमेन के नाम पे सरकार 6% रजिस्ट्रेशन चार्ज करती है। ठीक है, तो 1,10,00,000 के पीछे 6%, यानी 6,60,000 रुपए मेरे को, बेसिकली ये पंजाब में प्रॉपर्टी लिया तो मेरे को ये पंजाब सरकार को देना पड़ा। अगर मैं जॉइंटली लेता, यानी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ और मेरे नाम जॉइंटली लेता, तो हमारे को 7% सरकार को चार्ज, पंजाब सरकार को टैक्स देना पड़ता। तो ये बनता 7,70,000।
अगर मैं सिर्फ अपने नाम प्रॉपर्टी लेता तो यही कॉस्ट, रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है, बढ़ के हो जाती 8%, यानी 8,80,000 रुपए मेरे को एज अ फीस देनी पड़ती। तो वुमेन के नाम पे हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी लोगे तो आपको 2% बच रहा है, तो आपको सीधा सीधा मेरा 2,20,000 रुपए बच रहा था। ये रीजन था कि मैंने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ली। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये रजिस्ट्री जिस दिन होती है उस दिन का मैं आपको दिखा रहा हूं। बेसिकली रजिस्ट्री में क्या होता है, ये बायर है, ये मेरी वाइफ है, ये अनीतपाल सिंह बेसिकली जो सेलर है, मैंने ब्लर कर रखी है सबकी फोटोज, ये सेलर है, और यहां पे जो ये बैठे हैं ये और ये साइड में ये विटनेस होते हैं, 2 गवाह। पीछे ये सब रजिस्ट्रार होता है जो बेसिकली फोटो कैप्चर करते हैं। फोटो कैप्चर होने के बाद ये रजिस्ट्री कॉपी होती है। यही फोटो देखो यहां पे भी आ गई, यहां आ गई, बायर, सेलर और विटनेस के जो है यहां पे सिग्नेचर्स आ गए, तो ये रजिस्ट्री की कॉपी बन जाती है। अब ये मैंने एक आपको बेसिक सा ओवरऑल जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है जी। अब आते हैं होम लोन होता क्या है, समझ के बात को। होम लोन बेसिकली आप समझो, चाहे तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हो, चाहे आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हो, चाहे आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हो, ये तीनों की तीनों कैटेगरी आपकी होम लोन के अंडर आती है। समझ के बात को। अगर आप कोई एक दुकान खरीदना चाहते हो, कमर्शियल दुकान खरीदना चाहते हो, या कमर्शियल वेयर हाउस खरीदना चाहते हो, कोई भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो वो होम लोन की कैटेगरी में नहीं आती। समझ के बात को। उसके लिए अलग कमर्शियल लोन सैंक्शन किया जाता है। तो उस चीज को छोड़ दो, अभी के लिए चाहे आपको फ्लैट लेना है, चाहे बना बनाया घर लेना है, या फिर प्लॉट लेना है, ये तीनों की तीनों चीजें आपकी होम लोन की कैटेगरी में ही आएंगी। ठीक है जी। एक और चीज होती है लैप, जिसको बोला जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये कब काम आती है? ये तब काम आती है, मान लो आपके पास आपके नाम पे बना बनाया एक घर है, इस घर की आज की डेट में मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल। तो बैंक इसके अगेंस्ट लगभग कोई बैंक 60%, कोई 70%, कोई 50%, मान के चलता हूं 60%। तो अगर 1 करोड़ आपके घर की वैल्यू है तो इसका 60% यानी 60 लाख रुपए बैंक आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो आपने बैंक के पास गिरवी रख के उस पैसे को एक तरह से बैंक से उधार ले लिया। इस पैसे का आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे इस पैसे से बिजनेस करो, कुछ भी कर सकते हो। ये एक तरह की आपकी लिमिट की तरह काम करता है। वहीं जब हम घर खरीदते हैं, नया घर बना बनाया घर खरीदते हैं, या नया फ्लैट खरीदते हैं बना बनाया, या फिर कोई प्लॉट खरीदते हैं, उस केस में बैंक आपको कोई पैसा नहीं देता, जो बेचने वाला है सीधा उसके अकाउंट में लोन का पैसा डालता है। ये बेसिक फर्क है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है जी। अभी तक उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। अगर अभी तक ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल आता है कि मैं 1 करोड़ का घर लेना चाहता हूं, बैंक मुझे लोन कितना देगा? मैं कोई कहेगा मैं 5 करोड़ का घर लेना चाहता हूं, बैंक मुझे कितना लोन देगा, मुझे डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? तो इस चीज को बोला जाता है LTV, यानी लोन टू वैल्यू। ठीक है जी। सिंपली बैंक कहता है अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, अगर तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख या 30 लाख से कम है, तो उस केस में 90% पैसा तो बैंक दे देगा, आपको सिर्फ डाउन पेमेंट जो है सिर्फ 10% करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आप कहते हो कि मैं 30 लाख रुपए का घर खरीदना चाहता हूं, तो 30 लाख का 90% कितना हो गया? 27 लाख रुपए, ये तो बैंक दे देगा। 3 लाख रुपए आपको जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख रुपए से लेकर के 75 लाख रुपए तक है, तो बैंक कहता है 80% पैसा मैं आपको लोन दे दूंगा, 20% पैसा आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपके घर की वैल्यू 60 लाख है, ठीक है जी, ये 60 लाख है, तो इसका 80% यानी 48 लाख रुपए तो बैंक आपको लोन दे देगा और 12 लाख रुपए आपको जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बैंक कहता है अगर आपके घर की वैल्यू 75 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो इस केस में बैंक कहता है 75% पैसा ही मैं लोन दूंगा, 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो अगर आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ है, तो 75 लाख रुपए बैंक आपको लोन दे देगा और 25 लाख रुपए आपको जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बेसिक सा फंडा होता है LTV यानी लोन टू वैल्यू का। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली लैंग्वेज में मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि मुझे मैक्सिमम होम लोन कितने अमाउंट का मिलेगा? इसका आंसर है कि साल में जितना पैसा आप कमाते हो, एन्युअली जितना पैसा आप कमाते हो उसका 5 टाइम्स कर लो,
ये आपको मैक्सिमम होम लोन मिलेगा। अगर आप साल का पैकेज आपका 12 लाख का है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया जी 60 लाख का। समझ के बात को, तो मैक्सिमम 60 लाख का आपको होम लोन मिल जाएगा। लेकिन ये भी अगेन कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। जैसे अब भारत के अंदर अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, देखो एक तरफ अगर तो कोई सैलरीड है, समझ गए, तो सैलरीड के तो अकाउंट में दिख रहा है वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उसको दिख रहा है लाख रुपए आ रहा है, वो उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं कर सकता। लेकिन बिजनेस क्लास हमारे देश की कहां ही टैक्स भरती है। बिजनेस क्लास अगर साल का 1 करोड़ कमाती है तो वो टैक्स इस हिसाब से भरती है कि जी वो साल का सिर्फ 10 लाख ही कमा रही है। समझ के, मान लो कोई भी जो इंसान बिजनेस करता है उसके अकाउंट में चाहे करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ रहा हो, वो सारा कुछ अपना एक्सपेंस दिखा देता है और कहता है कि मैंने तो साल का 10 लाख कमाया, और 10 लाख के हिसाब से ही आईटीआर भरता है। अगर वो 10 लाख के हिसाब से आईटीआर भरता है, समझ के, साल का, हालांकि वो कमा रहा है साल का 1 करोड़ रुपया, लेकिन दिखा रहा है 10 लाख रुपया, तो इसका 5 टाइम्स कर लो, तो क्या वो सिर्फ 50 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है? नहीं। ये चीज बैंक को भी पता है कि कोई भी बिजनेसमैन इंसान फेयर कभी भी आईटीआर नहीं भरेगा। हर एक बिजनेसमैन आदमी इस देश में टैक्स चुरा रहा है, ये चीज बैंक को भी पता है। समझ के बात को, अगर उसकी एक्चुअल कमाई देखूं तो 1 करोड़ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो एलिजिबल तो 5 करोड़ का होम लोन लेने के लिए। तो बैंक 2 टाइप के केस बनाता है बिजनेस क्लास के लिए, समझ गए। या तो वो बनवा लो आईटीआर के बिहाफ पे, या बनवा लो बैंकिंग के बिहाफ पे। बैंकिंग के बिहाफ पे आपकी सारी क्रेडिट एंट्रीज बैंक जो है चेक करता है, उस बिहाफ पे भी फिर आपकी लिमिट बना देता है। समझ गए बात को। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईटीआर के बेस पे ही बनेगा। हाँ, अगर कोई सैलरीड है तो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि सालाना जितना वो कमाता है उसका 5 टाइम्स। लेकिन आपकी अगेन बैंकिंग पे डिपेंड करता है, आपकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग है, आईटी बैकग्राउंड है या सरकारी नौकरी है, कुछ इस टाइप का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो ये लिमिट बैंक कई बार बढ़ा भी देता है। ठीक है, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। 5 टाइम्स तो बेयर मिनिमम देता ही देता है, तो ये थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि खर्चे क्या क्या है। भाई होम लोन मैंने मान लो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, अपना एग्जांपल ले रहा हूं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, जिसमें मैंने 72 लाख रुपए का जो है होम लोन लिया। ठीक है, ये देखो, ये 72 लाख का होम लोन लिया। तो सवाल आता है कि जब मैंने 72 लाख रुपए का बैंक से होम लोन लिया तो इसके खर्चे क्या क्या थे। देखो, एक तो बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, जनरली बैंक चार्ज करते हैं 25 पैसा। यानी जो लोन अमाउंट है, मान लो अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है जी, 1 करोड़ का लोन लिया, तो इसके पीछे 25,000 रुपए की आपको प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ के लोन के पीछे 25,000 प्रोसेसिंग फीस। ये इससे ज्यादा अगर कोई बैंक चार्ज कर रहा है तो फिर वो नेगोशिएट कर लेना। ठीक है, कुछ कुछ बैंक है जैसे वो तो 0.10% प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। एक चीज और है, बेसिकली हमारी खुद की ही टीम है, वो आई मीन जितने भी ये होम लोन है उसके अंदर पूरा असिस्ट करती है। मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें कोई पैसा वैसा नहीं लेना। अगर इन केस आपको कुछ भी दिक्कत होती है ना होम लोन से रिलेटेड, कुछ भी आपके डाउट हैं, तो नीचे वो गूगल फॉर्म दिया है, वो फिल कर देना। ठीक है, मेरी टीम खुद आपको जो है कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है, मतलब जो भी आपका डाउट है, आपके बस सिटी वगैरह का नाम डाल के जो बेसिक डिटेल जो पूछी गई है वो बता देना। जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, वो सारा का सारा जो हमारी टीम है वो आपको असिस्ट कर देगी। ठीक है, जिस भी बैंक से आप लोन ट्राई कर रहे हो, लेना चाह रहे हो, या आपकी कोई बैंक से बात चल रही है, कुछ भी चैलेंज आ रहा है, तो वो आप जो है टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पहला खर्चा तो हो गया प्रोसेसिंग फीस, जिसको फाइल चार्ज बोलते हैं। ये 25 पैसा जनरली बैंक चार्ज करता है, कुछ कुछ बैंक 10 पैसा भी चार्ज कर लेते हैं। ये वो गूगल फॉर्म मैंने बताया ना, अगर टीम बात कर रही है, जो भी आपके डाउट हैं कि आज की डेट में कौन सा बैंक सबसे सस्ता लोन दे रहा है, जो भी, वो आप जो है डिस्कस कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरा खर्चा होता है लॉयर का और वैल्यूएटर का। जैसे जब आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हो, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा जो घर है वो 1 करोड़ 10 लाख का था, 72 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। अब 72 लाख रुपए किसका लगा है? बैंक का लगा, आईसीआईसीआई बैंक का लगा है। बाकी का पैसा मान लिया मेरा लगा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का तो 72 लाख रुपए लगा है। आईसीआईसीआई बैंक 72 लाख रुपए ऐसे आंख बंद करके मुझे, या मतलब जिससे मैं घर खरीद रहा हूं उसको थोड़ी ना दे देगा। आईसीआईसीआई बैंक जब तक उस प्रॉपर्टी की अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं कर लेगा, वो मेरे को 72 लाख रुपए नहीं देने वाला। समझ गए? मेरे को इन द सेंस बेचने वाले के अकाउंट में 72 लाख रुपए नहीं डालने वाला। तो बैंक एक लॉयर को हायर करता है। ठीक है, ये लॉयर पूरा का पूरा जितना भी लीगल प्रोसेस होता है ना,
उस घर का, कि वो घर पहले किसके नाम पे था, उस घर की पूरी 13 साल की प्रॉपर्टी चेन दे दो, या मान लो अगर घर अलॉट ही 5-7 साल पहले हुआ है तो जितना भी उसकी हिस्ट्री है घर की वो पूरी की पूरी चेन मांगेगा, निकलवाएगा कोर्ट में जा करके। अच्छा, वो चेक करेगा कि इस घर के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई आपसी दो भाइयों की लड़ाई तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक फैमिली मेंबर पूरा हो गया उसके बाद उस प्रॉपर्टी को लेकर के कलेश है। यानी बैंक जब तक उसको पूरा वेरीफाई नहीं कर देगा ना, आपको लोन नहीं देगा। इसीलिए हमेशा क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि मान लो एक एग्जांपल लो, ठीक है, मान लो अगर आपको एक घर लेना है, मान लो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का घर लेना है और आपके पास 5 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, लेकिन फिर भी ये बोला जाता है कि आप चाहे 10 लाख रुपए का होम लोन ले लो, लेकिन होम लोन ले करके ही प्रॉपर्टी परचेज करो। रीजन, आप 10 लाख का लोन लोगे, बैंक को लगेगा मेरा 10 लाख रुपए लगा है, बैंक उसकी रगड़ के जो सामने वाली प्रॉपर्टी है जिससे आप खरीद रहे हो उसकी वेरिफिकेशन करेगा। और बैंक वेरिफिकेशन जब करता है ना तो बैंक कभी एरर नहीं निकालता। आपके पास 5 करोड़ पूरा है, आपने सामने वाले को दे दिया, उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट हो आप पता नहीं लगा सकते, समझ गए। ये बहुत बड़ा फायदा होता है होम लोन का। अगर आपके पास पूरा पैसा है ना तब भी लोन लो, समझ गए, कि आपको कोई फेक प्रॉपर्टी नहीं चिपका सकता, उसका बेनिफिट ये होता है, ठीक है। तो बैंक लॉयर हायर करता है, बेसिकली इसकी जो फीस होती है लगभग 3-1 हज़ार रुपये फीस चार्ज करता है लॉयर की। तो ये लॉयर हायर करता है, ये पूरी एनओसी वगैरह निकालता है, सब कुछ चेक करता है, कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है, उसके बाद आप जो है वो देता है, अप्रूवल देता है, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यूएटर भी हायर करता है, ये भी 3-1 हज़ार रुपये फीस चार्ज करता है। इसका पर्पज़ ये होता है, मान लो जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, जैसे मैं प्रॉपर्टी परचेज मेरी फाइनल होगी, बैंक ने बोला इस प्रॉपर्टी का एड्रेस बता दो, फिर बैंक इसलिए वैल्यूएटर को हायर करता है। मान लो जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ 10 लाख की है, ठीक है जी, और मेरे को 72 लाख का लोन चाहिए, ये मैंने बोला। बैंक कहेगा यार मैं वेरीफाई तो करूंगा, तो बैंक इस वैल्यूएटर को भेजता है, वहां पे जाकर के ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछता है आसपास जाके, ठीक है, मतलब खुद एनालाइज करता है और फिर अप्रूवल देता है कि हाँ यार इतनी वैल्यू है इसकी, आप इसको 72 लाख का लोन दे सकते हो। अच्छा, मान लो अब कोई चालाक इंसान हो, वो ऐसा भी तो कर सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू हो 50 लाख रुपए और बैंक को मैं मतलब ये इंसान कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू वो 2 करोड़ है और मेरे को 1 करोड़ का लोन दे दो। समझ गए ना मेरी बात को। अब बैंक 1 करोड़ का लोन दे दे, कल को ये लोन का पैसा ही ना दे, समझ के बात को। इसीलिए बैंक जो है वैल्यूएटर को हायर करता है, भी एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू तो चेक करो कितने की है, समझ गए, उसके बाद ही तो वो एलटीवी डिसाइड करेगा ना। तो ये 2 खर्चे होते हैं। और तीसरा होता है होम लोन का इंश्योरेंस। ये वैसे ले भी लेना चाहिए, ये ले भी लेना चाहिए। रीजन देखो, अब मान लो आप जो है होम लोन ले रहे हो, ठीक है, और होम लोन मान लो 1 करोड़ का होम लोन लेते हो, तो बैंक कहेगा जितने का आपने होम लोन लिया ना उतने का ही टर्म प्लान भी परचेस करो। मान लो आप कहते हो कि मैं 30 ईयर्स के लिए होम लोन लेना चाहता हूं, तो बैंक कहेगा कि 30 ईयर्स के लिए ही आप टर्म इंश्योरेंस भी एटलीस्ट परचेस करो। क्यों? क्योंकि बैंक कहता है कल को भगवान न करे जिसने होम लोन लिया वो ये दुनिया छोड़ के चला जाए, तो पीछे परिवार को हम तंग नहीं करना चाहते, समझ के बात को। तो ये ले लेना चाहिए। दिक्कत कहां आती है? देखो, दिक्कत ये आती है, बैंक बेचता है महंगा इंश्योरेंस, क्योंकि उसको पता है कि आप लोन ले रहे हो तो कुछ ना कुछ चिपकाएगा, क्रॉस सेल करेगा। होता क्या, आरबीआई ये कहता है कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप लो। वैसे तो देखो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप कहो कि कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर जो लोन अमाउंट है उतने का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, समझ गए। बट मैं ये कह रहा हूं कि ले लेना चाहिए, समझ गए भाई, ताकि कल को भगवान ना करे वो इंसान नहीं रहता तो परिवार तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज क्या होती है, वैसे अगर आप कहीं जैसे ऑनलाइन वगैरह खुद से इंश्योरेंस परचेज करोगे तो वो सस्ता पड़ता है बजाय कि बैंक से। बट मैं यहाँ पे अभी आपको वो चीज़ भी रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, पता लगे मेरे कहने से आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीद के बैठ जाओ, वो आपको सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन जब आप बैंक से लोन लोगे ना तो बैंक एक और इंश्योरेंस आपको चिपकाएगा ही चिपकाएगा, समझ के बात को। तो काफ़ी बार देखो, अब बेसिकली मैंने तो बैंक में जॉब किया तो मुझे तो सब लूप होल पता है। अब आप नहीं कर पाओगे इतनी ज़्यादा फाइट, कहीं मजबूरी में फंस जाओगे, फिर एक और इंश्योरेंस आपको लेना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। काफ़ी क्रिएटर्स क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से उनकी कमाई होती है, सिंपल सी चीज़ है। मैं कर सकता था वो चीज़, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी कमाई के चक्कर में फिर आपका नुकसान ना हो। रीज़न क्या है कि वो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से सस्ता भी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं पॉलिसी बाजार का लिंक आपको दे देता, एफिलिएट लिंक होता, वहाँ से आप पॉलिसी ले लेते, मेरे को कमाई हो जाती, ठीक है जी। लेकिन चक्कर है कि वो आपको सस्ता पड़ता, नुकसान आपका ना होता। लेकिन जब बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक एक और इंश्योरेंस चिपकाएगा ही चिपकाएगा, फिर 2-2 इंश्योरेंस लेके क्या करोगे भाई,
ठीक है, इसलिए वो रिकमेंड नहीं कर रहा। तो जब लोन लोगे तो बैंक से ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें फाइट वाला सीन खत्म हो जाता है, सरदर्दी खत्म हो जाती है। वरना क्या होगा, आपको कि मेरे पास है पड़ा, वो कहेगा हम लोन नहीं सैंक्शन करेंगे, हमसे ही लेना पड़ेगा एक और, फिर क्या करोगे, फंस के खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, बट बाकी आपकी चॉइस होती है, वो लेना जरूरी नहीं होता। वैसे अगर फाइट कर सको तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब एक बार प्रोसेस देख लेते हैं पूरा का पूरा कि जी होम लोन का पूरा प्रोसेस है क्या। देखो, सबसे पहला प्रोसेस तो क्या है कि आप बैंक जाओगे या ऑनलाइन अप्लाई करोगे होम लोन के लिए। सिंपल सी चीज़ है, जिस भी बैंक से आप अप्लाई करना चाहो वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, उसके बाद आपसे बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर कोई सैलरीड है तो प्रॉपर फॉर्म 16 मांगेगा, उसके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगेगा, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बेसिकली जो भी KYC है वो मांगेगा। अगर कोई बिजनेस क्लास है और उसके पास GST नंबर है तो जितनी भी पिछली GST की रिटर्न्स हैं 3 सालों की वो मांगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेगा, पूरे अकाउंट की स्टेटमेंट मांगेगा, करंट अकाउंट की। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, ये सब कुछ देखेगा। पैन कार्ड से वेरीफाई करेगा कि पास्ट में कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ठीक है तो बैंक का जो एक एम्प्लॉय है वो आपके घर पे भी विजिट कर सकता है। जॉब करते हो तो आपके ऑफिस में भी आ सकता है। खुद का बिजनेस है, दुकान वगैरह है, तो जो भी आपका खुद का ऑफिस है या जो भी प्लांट, जो भी आपका बिजनेस है उस जगह पे भी विजिट कर सकते हैं, और ये विजिट होगी ही होगी। ठीक है जी, जैसे हमारा ऑफिस है XY एक्सिस एजुकेशन का, तो जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया था तो हमारी इस बिजनेस लोकेशन पे भी बैंक आया था कि क्या काम करते हो, क्या टीम साइज है, इनवॉइसेस तक भी चेक किए थे। ठीक है, तो सब वेरीफाई होता है, उसके बाद ही लोन मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी। उसके बाद बैंक लॉयर को हायर करेगा जो आपके लीगल्स को चेक करेगा। ठीक है, अब लीगल ऐसे चेक नहीं हो सकता, जैसे मान लो अनीत पाल सिंह, हमारे केस को ही लेते हैं, अनीत पाल सिंह ये प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है जी, और मैं प्रॉपर्टी, जैसे वाइफ मेरी यहाँ पे नैन्सी का नाम लिख देता हूँ, ये प्रॉपर्टी खरीद रही है। ठीक है, अभी तक जो मेरा बैंक है, जो मेरा लॉयर है, वो अनीत पाल सिंह की प्रॉपर्टी की लीगल कार्रवाई कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता। कोई उसके पास क्या प्रूफ है? अभी तक अनीत पाल सिंह के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रोसेस क्या होता है? स्टेप 1 तो ये होता है कि ब्रोकर, जो बीच में दलाल होता है, वो बेसिकली दोनों पार्टीज को मिलवाता है, और फर्स्ट डे पे 2 लाख रुपए हमने एज अ टोकन मनी दी थी कि आपकी प्रॉपर्टी हमें पसंद है। थोड़े दिन के बाद इस जितनी भी वैल्यू है, जैसे 1 करोड़ 10 लाख है, तो इसका 25%, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि बयाना दिया था, अंग्रेजी में बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। जब आप 25% पैसा दे देते हो ना, तो प्रॉपर्टी पे दोनों का आधा आधा अधिकार हो जाता है। आधा आधा मतलब अब कागजों में आधा आधा अधिकार होने के लिए तहसील में जाना पड़ता है, वहां से NOC निकलती है, वहां अनीत पाल सिंह जी की फोटो होती है और इनकी नैन्सी की फोटो हुई, जैसे दोनों की, खरीदने और बेचने वाले की फोटो होती है, और NOC निकलती है। NOC निकलने के बाद इसका और इसका आधा आधा अधिकार हो जाता है। हालांकि पेमेंट अभी 25% ही दी है, समझ गए? तो जब आधा आधा अधिकार हो जाता है ना, फिर ये जो बैंक का लीगल लॉयर है, ये प्रॉपर्टी की पूरी छानबीन कर सकता है। समझ गए? अब एक सवाल आता है कि मान लो 25% पैसा दे चुके, NOC हो चुकी, फिर कुछ डिस्प्यूट निकल जाए तो जो बयाने की कॉपी बनती है ना, एग्रीमेंट टू सेल की, वो सरकारी कागज पे बनती है, उस पर सब कुछ लिखा जाता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, जो हमने बयाना दिया है, 25% पैसा दिया है, मेरे पास पूरा अधिकार है वो पैसा लेने का वापस। समझ गए? तो ऐसा डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये लॉयर उसके बाद क्या करेगा? प्रॉपर्टी को चेक करेगा, कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा। फिर वैल्यूएटर आएगा, प्रॉपर्टी जाएगा उस साइट पे जहां से आप घर खरीद रहे हो, देखेगा कि भाई जितना आप लोन मांग रहे हो क्या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू है भी कि नहीं है। फिर वो वेरीफाई करेगा, और सब कुछ होने के बाद फिर आपको सैंक्शन लेटर मिलेगा। जैसे हमारे केस में फिर हमारे को ये 72 लाख रुपए का सैंक्शन लेटर मिल गया था। प्रॉपर सैंक्शन लेटर में सब कुछ लिखा होता है कि जी इंटरेस्ट रेट इतना है, प्रोसेसिंग फीस इतनी है ना, जो टर्म एंड कंडीशन सब लिखी होती है। आपको समझ आए तो ठीक है, डन, आप बोलना कि ठीक है ये डिसबर्स करो, ठीक है। नहीं समझ आए तो काटा मार दो। ये सैंक्शन लेटर आपके पास 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने के अंदर आप कभी भी बैंक को कह सकते हो मुझे लोन डिसबर्स कर दो। जब तक सैंक्शन लेटर है तब तक कोई ब्याज नहीं लग रहा। जब लोन डिसबर्स होता है तब ब्याज का मीटर शुरू हो जाता है। जब आप कहोगे डिसबर्स कर दो तो फिर बैंक क्या करेगा, या जैसे हमारे केस में हमने प्रॉपर्टी किससे ली, अनीत पाल सिंह के नाम से ली, तो बैंक जो है फिर उसने ये वाला चेक जो है बनाना शुरू कर दिया। ये अनीत पाल सिंह के नाम से चेक बनाया, 72 लाख का चेक बनाया। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक सेकंड, ये पेन को क्या हो गया, एक सेकंड बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपने आपकी एक बड़ा आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी रजिस्ट्री होनी है 1 जनवरी 2026 को, आसान सी डेट ले लेते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को रजिस्ट्री की डेट है,
रजिस्ट्री वाले दिन आप भी पहुंचोगे, बेचने वाला भी पहुंचेगा, दोनों की फोटो होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 2 गवाह होंगे, ठीक है। और बैंक भी उस दिन पहुंचेगा ये वाला चेक लेकर के, ठीक है। लेकिन आपने लेट अस सपोज इससे पहले दिसंबर का महीना आ गया, आपने 15 दिसंबर को ही बैंक को कह दिया कि मेरा जो लोन है वो डिसबर्स कर दो, और बैंक ने चेक बना दिया 16 दिसंबर को। अब बैंक ने चेक बना दिया ना, बेचने वाले को चेक तो देना है 1 जनवरी को, लेकिन आपने चेक बनवा लिया 16 दिसंबर को ही, तो 16 दिसंबर से ही आपका ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। समझ के बात को? तो इसीलिए अगर 1 जनवरी 2026 को रजिस्ट्री होनी है ना, तो आराम से 25-26 दिसंबर को जाकर के 1 दिन पहले बोलना कि मेरा लोन जो है वो डिसबर्स कर दो और मेरा जो चेक है वो रेडी कर दो। मेल आती है प्रॉपर, बाकायदा बैंक की तरफ से आपको मेल आएगी, उस पर आएगा कि अप्रूव। जब आप वो अप्रूव करोगे, अप्रूव करते ही आपका मीटर जो है चालू हो जाता है ब्याज का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत जल्दी बनवा के मत बैठ जाना, काम का पता लगे महीना पहले चेक बनवा के बैठ गए, रहेगा वो चेक बैंक के पास ही, लेकिन ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। बैंक कहेगा हमने तो पैसा अलॉट कर दिया ना आपको, अब आप उसको जब मर्जी निकलवाओ, वो आपकी सरदर्दी। तो ये थोड़ा सा देख लेना। अब थोड़ा सा आते हैं कि आज की डेट में सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक दे रहा है। देखो, होम लोन के अंदर आज की डेट में सबसे सस्ते इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो 7.15% से जो है शुरू होते हैं। अब ये शुरू होते हैं किसके लिए है? जिनका सिबिल स्कोर मान के चलो 750 से ऊपर है। दूसरा, अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, या उसका जो बिजनेस है वो मान लो प्राइवेट भी करता है लेकिन आईटी बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो उनके लिए ये 7.15% से स्टार्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए 7.15% है, हो सकता है आपको 7.5% पे भी मिले, 7.75% पे भी मिले, समझ गए? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7.15% है। ऐसे ही उसके बाद ये कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक। एक चीज आपने ऑब्जर्व की, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक आता है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एक्सिस बैंक, फिर इंडसइंड बैंक। मैंने आपको क्या बार बार समझाया है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं, देख लो टॉप पे जो सबसे सस्ता होम लोन दे रहे हैं सारे सरकारी बैंक है। जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें आपको जो होम लोन के इंटरेस्ट हैं वो सस्ते पड़ेंगे, समझ गए? उसके बाद ये फिर प्राइवेट बैंक्स आते हैं, और बहुत महंगे लोन चाहिए तो फिर किसी भी एनबीएफसी कंपनी को पकड़ लो, समझ गए बात को? तो देखो, एनबीएफसी तो आप मत ही लो तो बेटर है, लेकिन एक चीज पता है क्या, सरकारी से लोगे सस्ता पड़ेगा, प्राइवेट की तरफ जाओगे तो सरदर्दी कम है, थोड़ा महंगा है, लेकिन सरदर्दी ना के बराबर है, तो फिर वो आपकी कंप्लीटली चॉइस हो जाती है। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, अपना पैसा बचाओ और सरकारी बैंक से ही अपने लिए होम लोन लो, ठीक है? तो ये चीज हमने देख ली। इसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत काम का कंसेप्ट है। देखो, अब होता क्या है ना, इस देश में जो भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है ना, वो सारी पेमेंट पक्के की नहीं दिखाता, ठीक है? जैसे मेरे केस में तो सिंपल था कि मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का घर खरीदा और 1 करोड़ 10 लाख की ही रजिस्ट्री करवा ली, और 72 लाख का बैंक ने मुझे लोन दे दिया। मेरे केस में सिंपल इसलिए था कि जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने उस प्रॉपर्टी की पहले रजिस्ट्री 1 करोड़ की करा रखी थी, तो अगली रजिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ी हुई अमाउंट की करवानी पड़ती है। लेकिन एक एग्जाम्पल समझो, मान लो 2 करोड़ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 करोड़ 80 लाख रुपए का एक घर है जो आप खरीदना चाहते हो, ठीक है जी? अब आप क्या कोई भी खरीदना चाहता है, तो कोई भी इंसान 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री नहीं कराएगा। वो कहेगा यार 2 करोड़ 80 लाख की रजिस्ट्री कराऊंगा, मान लो मेल है, उसके पीछे 8% सरकार को दे दूं क्या? लगभग 22-1 लाख रुपए सरकार को दे दूं? कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। मान लो उस एरिया का कलेक्टर रेट मतलब बेर मिनिमम प्रॉपर्टी रेट, इतना तो सरकार कह रही है ही है, ठीक है? वो कहता है कि उस एरिया का कलेक्टर रेट है 1 करोड़ रुपए, तो उस घर की वो 1 करोड़ की रजिस्ट्री करवा लेगा। 1 करोड़ के पीछे 8% जो है पैसा क्या बोलते हैं, सरकार को दे देगा, यानी 8 लाख रुपए सरकार को दे देगा। देना कितना था? 22 लाख रुपए, दिया कितना? 8 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ की ही रजिस्ट्री कराई, बाकी का जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए है ये पर्दे के पीछे से बेचने वाले को पैसा देगा। अब सवाल आता है, मान लो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन इस इंसान के पास खुद का 80 लाख रुपए ही है और लोन इसको चाहिए 2 करोड़ रुपए का, ठीक है जी? अब आप कहोगे तो क्या दिक्कत होगी, 2 करोड़ का बैंक लोन दे देगा, लेकिन सवाल समझो, हमने शुरू में एलटीवी डिस्कस किया था, लोन टू वैल्यू। बैंक कह रहा है कि रजिस्ट्री तो बेटा तू करा रहा है 1 करोड़ रुपए की, अगर 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करवा रहा है तो इसका तो 75% ही मैं लोन दे सकता हूं, यानी तेरे लिए तो सिर्फ 75 लाख रुपए ही मैं लोन दे सकता हूं, जिसमें से 25 लाख रुपए तू डाउन पेमेंट करेगा। समझ गए ना बात को? क्यों? क्योंकि तू रजिस्ट्री दिखा रहा है 1 करोड़ रुपए की। तो बैंक कहेगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपए ही लोन दे सकता हूं, लेकिन इसको लोन कितना चाहिए? 2 करोड़ रुपए का।
तो बैंक कैसे देगा? बैंक भी बहुत चालाक है, बैंक को पता है कोई भी नहीं कराएगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री। बैंक कहता है 75 लाख का तो तू ले ले मेरे से लोन, एज अ होम लोन। बाकी कितना पैसा चाहिए इसको? 1 करोड़ 25 लाख और चाहिए, ठीक है जी, 1 करोड़ 25 लाख और चाहिए। बैंक कहेगा कि ठीक है, ये घर तेरे नाम हो चुका है, ठीक है जी, ये तेरे नाम हो चुका है, हमें पता है तेरे नाम हो ही जाएगा। तो 2 चेक काटेगा बैंक, 2 चेक। एक चेक काटेगा 75 लाख रुपए का, ये 75 लाख का चेक तो काटेगा बेचने वाले के नाम से, क्यों? क्योंकि ये होम लोन है। और दूसरा चेक काटेगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, और ये चेक काटेगा जो होम लोन, जो बेसिकली लोन ले रहा है उसके नाम पे। समझ के बात को? देखो, जैसे बैंक को पता है ये घर इसके नाम पे हो जाएगा, बैंक को ये भी पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ 80 लाख है, तो 2 करोड़ 80 लाख है, तो बैंक को पता है कि मैं इसको आसानी से 2 करोड़ रुपए का लोन दे सकता हूं। बैंक को यह भी पता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है और 1 करोड़ रुपए का धक्के में ही दिखा रहा है कोर्ट के सामने, ताकि इसको रजिस्ट्री के पैसे बच सके। पर बैंक को यह भी पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू तो 2 करोड़ 80 लाख है, तो बैंक ने 75 लाख का तो होम लोन दे दिया, ताकि कानून की नजरों में बैंक जो है सेफ रहे। बाकी का जो 1 करोड़ 25 लाख है, बैंक कहता है कि यह घर तेरे नाम हो ही जाएगा, तो इस घर को गिरवी रखते हुए बाकी का जो 1 करोड़ 25 लाख है वो मैं तेरे को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के नाम पे दे देता हूं। समझ गए? तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी बैंक 2 चेक लाएगा, एक चेक लाएगा 75 लाख रुपए का और दूसरा चेक लाएगा 1 करोड़ 25 लाख रुपए का। ये जो 75 लाख का चेक है ये तो कानून की नजरों में फेयर चेक है, ये चेक आएगा बेचने वाले के नाम से। बाकी जो 1 करोड़ 25 लाख का चेक है ये लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। समझ गए? तो ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो लोन ले रहा है, उसके नाम का ही ये चेक आएगा। समझ गए? उसके बैंक अकाउंट में ही ये पैसा आएगा। उसके बाद पर्दे के पीछे से जो बची हुई पेमेंट है वो बेचने वाले को वो दे देगा, चाहे इस पैसे का वो कैश निकाल के दे, चाहे इस पैसे को वो खुद ही ट्रांसफर कर दे। बैंक कह रहा है भाई मैं ये चीज नहीं मानूंगा कि भाई, क्योंकि बैंक ये चीज नहीं कर सकता ना कि 1 करोड़ रुपए का आप कह रहे हो रजिस्ट्री है, ठीक है, तो बैंक 2 करोड़ का लोन कैसे दे देगा? बैंक तो खुद ही फंस जाएगा ना। पर बैंक को भी ये चीज पता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, 2 करोड़ 80 लाख की खरीद रहा है प्रॉपर्टी और 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करवा रहा है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। समझ गए? तो आई गेस सारी चीजें हमने जो है डिस्कस कर ली हैं। एक वीडियो का लिंक और है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, ये प्लीज आप देखना जरूर। इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन टेबल। होता क्या है ना, जब हम लोन लेते हैं 30 ईयर्स के लिए, 30 सालों के लिए होम लोन लेते हैं ना, तो शुरू के कुछ साल जो हम किश्त भरते हैं वो सारा पैसा ब्याज चुकाने में ही जाता रहता है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि होम लोन अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हो, मान लो 30 ईयर्स के लिए होम लोन लिया, इसको आप 10 सालों में ही खत्म करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट आपको लगाने हैं, वो वीडियो प्लीज देखना, वो बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर समझाया है, तो वो भी देखना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हाँ, अगर आपको टीम का सपोर्ट चाहिए तो वो गूगल फॉर्म है, वो प्लीज आप फिल कर लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।